वेलकम बैक व्यूअर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडीज पर। आज का हमारा विषय है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में ऐसा उल्लेख किया गया है। और उस व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के पद पर की जाती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है, अर्थात बहुमत प्राप्त दल का नेता है। ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति अर्थात अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के शासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे। जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अब जो भी मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी मंत्रिपरिषद है केंद्रीय, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रत्येक मंत्री को अपने पद को धारण करने से पूर्व, अब जो भी व्यक्ति मंत्री बना है, पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। सामान्यतः उसी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है जो संसद के किसी सदन का, अब यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जा रहा है वह लोकसभा का ही सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का, फिर भी उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि 6 माह के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। तो यहां से 3 पॉइंट निकल के आए कि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो, और इनमें से किसी का सदस्य ना हो फिर भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसका मंत्री पद समाप्त हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती हैं और प्रधानमंत्री ही इन बैठकों की अध्यक्षता करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। संसद के 3 अंग हैं।
अर्थात जो हमारी संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अब संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में और राष्ट्रपति महोदय का 52 में। इस तरीके से संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। भारत में संसदीय ढांचे की शासन पद्धति को अपनाया गया है। भारत में संसदीय ढांचे की पद्धति को अपनाया गया है जो बहुत कुछ ब्रिटिश शासन पद्धति पर आधारित है। यानी कि जो ब्रिटिश शासन पद्धति है उस पर आधारित है, उससे मिलती जुलती। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन अगर वर्तमान के हिसाब से बात करें तो यह 245 है। 229 राज्यों से, 4 संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्य संख्या 245 वर्तमान में। और राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को नियुक्त करता है वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इस तरीके से वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245। राज्यसभा के 233 सदस्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। अब जो राज्यसभा के पहले समूह के सदस्यों की सेवानिवृत्ति हुई थी वह 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहां पर है? 63 में। सभापति राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है, अनुच्छेद 64 में। जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इन्हें जो वेतन भत्ता जो भी मिलता है वह राज्यसभा का सभापति होने के लिए। और जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। राज्यसभा एक सतत सदन है, अर्थात राज्यसभा का वेतन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवा मुक्त हो जाते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है यह 1971 के परिसीमन आयोग के अनुसार बनाई गई है। प्रथम लोकसभा का साधारण निर्वाचन 1951-52 के शीतकाल में हुआ था तथा पहली लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और राष्ट्रपति द्वारा 4 अप्रैल 1957 को विघटित कर दी गई। लोकसभा के सदस्य सदन के कार्यों के संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब अध्यक्ष का निर्वाचन अलग से नहीं होता। अध्यक्ष को सदस्य अपने बीच से ही चुनते हैं। इसी तरीके से उपाध्यक्ष को सदस्य जो होते हैं वह अपने बीच से ही चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, अर्थात उसे कास्टिंग वोट देने का राइट प्राप्त है।
लोकसभा का अध्यक्ष अगले अध्यक्ष के चुनाव तक अपने पद पर बना रहता है। यह एक ऐसा पद है जो लोकसभा के व्यक्तित्व हो जाने के बाद भी बना रहता है। प्रश्न बनता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पद है जो लोकसभा के व्यक्तित्व होने के बाद भी बना रहता है। दैट इज लोकसभा अध्यक्ष का पद। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सेशन का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 108 में। और बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मामलंकर संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 2/3 तथा राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भारत में सितंबर 1993 से नई संसदीय समिति प्रणाली को प्रारंभ किया गया है। यह समिति दोनों सदस्यों से गठित होगी तथा इस समिति में लोकसभा के 30 तथा राज्यसभा के 15 सदस्य शामिल। कानून निर्माण हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे तो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं। धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार प्राप्त है। कोई धन विधेयक राज्यसभा के पास आया तो वह 14 दिन तक उसको रख सकती है और इसमें अपनी सिफारिश दे सकती है, में लोकसभा माने या ना माने। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, अर्थात राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य की सभी कार्रवाइयां जो हैं वह राज्यपाल के नाम से की जाती हैं। जो भी काम हो गए राज्य में वह राज्यपाल के नाम से ही होंगे, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 154 में किया गया है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 153 में ऐसा उल्लेख किया गया है। लेकिन विशेष स्थिति में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह इस अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पद देकर पद त्याग कर सकता है या राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में राष्ट्रपति की भांति महाभियोग या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, अनुच्छेद 159। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। जैसा केंद्र में होता है वैसा ही राज्यपाल राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता तथा राज्य विधानमंडल के सदन के सत्र को आहूत कर सकता है या सत्र का सत्रावसान कर सकता है।
राज्यपाल सामान्य निर्वाचन के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसे अध्यादेश का 6 माह तक कानूनी प्रभाव रहता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति की 123 में। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुछ ऐसे व्यक्तियों को नामजद कर सकता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश तब कर सकता है जब उसे संज्ञान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सम्मति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे कि केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है, जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर उसी समय तक रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा के बहुमत का विश्वास हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और एक या दो सदन सम्मिलित हैं। जहां पर एक सदन है तो दो सदन, मतलब राज्यपाल और विधानसभा, और जहां पर दो सदन है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। राज्य की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 500 और न्यूनतम 60 होगी। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां पर सदस्य संख्या 40 भी रखी गई है। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण तथा प्रत्येक राज्य का विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा केंद्रीय संसद द्वारा निर्धारित प्रणाली द्वारा किया जाता है। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है और इसे इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है तथा आपात स्थिति में इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुसार विधानसभा की गणपूर्ण संख्या कुल सदस्यों का 1/10 है, परंतु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। कि जहां पर 10 संख्या कम है वहां पर यह संख्या 10 से कम भी नहीं होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है।
साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी सदन में पेश किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया, जैसा कि केंद्र के मामले में होता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश जा सकता है, ऐसे ही धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।